दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज में। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में आप देखेंगे राजनीति विज्ञान तथा सामान्य अध्ययन मुख्य परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक न्यायिक सक्रियता या ज्यूडिशियल एक्टिविज्म। दोस्तों आज की वीडियो में आप न्यायिक सक्रियता के अर्थ, विशेषताओं, इसके पक्ष तथा विपक्ष में दिए गए प्रमुख तर्कों तथा अंत में निष्कर्ष के संबंध में पढ़ेंगे। दोस्तों वर्तमान में न्यायिक सक्रियता अत्यधिक चर्चा का विषय बना हुआ है। न्यायिक सक्रियता का सामान्य अर्थ इसके नाम से ही स्पष्ट है कि न्यायिक सक्रियता अर्थात न्यायिक अंग की सक्रियता। आप सभी जानते हैं सरकार के 3 अंग हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। न्यायपालिका अति क्रियाशील होकर जब विधायिका और कार्यपालिका के कार्यों को स्वयं ही करने लगती है तो इसे न्यायिक सक्रियता कहते हैं। चूँकि सभी अंगों के अपने निश्चित कार्य क्षेत्र और सीमाएं होती हैं, अतः तीनों अंगों को अपने अपने सीमाओं में रहकर अपने कार्य और दायित्व का निर्वहन करना चाहिए। तभी सभी अंगों में संतुलन, वास्तव में संतुलन और सामंजस्य स्थापित हो सकता है। आज की वीडियो में हम न्यायिक सक्रियता के इन्हीं पक्षों के बारे में पढ़ेंगे। आप इसका PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों भारतीय न्यायिक व्यवस्था की एक अपरंपरागत तथा नवीन अवधारणा न्यायिक सक्रियता है, जिसे लोक कल्याण तथा सामाजिक न्याय के लिए अतिरिक्त न्यायिक संवेदनशीलता भी कहा जाता है। न्यायिक सक्रियता भारतीय न्यायिक व्यवस्था की एक अपरंपरागत तथा नवीन अवधारणा है, जिसे लोक कल्याण और सामाजिक न्याय के लिए अतिरिक्त न्यायिक संवेदनशीलता भी कहा जाता है। संविधान द्वारा सरकार के तीनों अंगों विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के कार्य और शक्तियों का स्पष्ट विभाजन किया गया है और इनकी सीमाएं भी निर्धारित की गई हैं। लेकिन जब न्यायपालिका अपने कार्य सीमा से बाहर निकलकर विधायिका और कार्यपालिका के मामलों में हस्तक्षेप करने लगती है तो इसे न्यायिक सक्रियता या ज्यूडिशियल एक्टिविज्म कहते हैं। स्पष्ट है इसकी परिभाषा, आप 2 लाइन में इसकी परिभाषा दे सकते हैं कि न्यायिक सक्रियता क्या है। तो जब न्यायपालिका अपने कार्य सीमा से बाहर निकलकर विधायिका और कार्यपालिका के मामलों में हस्तक्षेप करने लगती है तो इसे न्यायिक सक्रियता कहते हैं। दोस्तों पिछले 3 दशकों में अर्थात 80 के दशक से भारत की न्याय व्यवस्था के अंदर इसके स्वरूप में क्रांतिकारी परिवर्तन आया है। इसमें न्यायपालिका का कार्य, व्यवहार तथा विशेष रूप से उसका लक्ष्य भी बदला है। वर्तमान में न्यायपालिका का लक्ष्य व्यक्तिगत न्याय के साथ सामाजिक न्याय की स्थापना करना हो गया है और यही धारणा जो है सामाजिक न्याय या लोक न्याय या जनता का हित या लोक कल्याण, सामाजिक न्याय की धारणा ही न्यायिक सक्रियता का मूल है। वर्तमान में न्यायपालिका न्याय देने के साथ साथ एक प्रशासक, सुधारक, नीति निर्धारक की भूमिका भी अदा कर रही है। वर्तमान में हमारी न्यायपालिका जो है उसका मुख्य कार्य न्याय देना है, लेकिन वो न्याय देने के साथ साथ एक प्रशासक, सुधारक और नीति निर्धारक की भूमिका भी अदा कर रही है। अर्थात न्यायपालिका न्याय संबंधी कार्यों के अतिरिक्त ऐसे कार्य भी करने लगी है जो कि विधायिका और कार्यपालिका द्वारा किए जाने चाहिए और यही धारणा कुछ हद तक न्यायिक सक्रियता के रूप में वर्णित की जाती है। इसका कारण क्या है? तो कार्यपालिका की उदासीनता अथवा स्वेच्छाचारिता की दशा में न्यायपालिका अपने पारंपरिक प्रतिबंधों को शिथिल करके लोकहित तथा सामाजिक न्याय के लिए कार्यपालिका के क्षेत्र में प्रवेश की। कार्यपालिका की उदासीनता, शिथिलता और स्वेच्छाचारिता के कारण ही न्यायपालिका ने अपने पारंपरिक बंधों को ढीला किया और लोकहित और सामाजिक न्याय के लिए उसने कार्यपालिका के क्षेत्र में प्रवेश किया या हस्तक्षेप किया। न्यायपालिका द्वारा जब कार्यपालिका के कार्यों को ग्रहण किया जाता है तो इसे ही न्यायपालिका का शासन या गवर्निंग बाय जुडिशियरी कहा जाता है और इसी को न्यायिक सक्रियता भी कहा जाता है। यानी न्यायपालिका द्वारा जब कार्यपालिका के कार्यों को ग्रहण कर लिया जाए या सरकार के जो कार्य हैं उनको न्यायपालिका ही करने लगे, कार्यकारिणी के जो कार्य हैं उनको न्यायपालिका करने लगे, तो इसे न्यायपालिका का शासन कहा जाता है। अब देखते हैं कि न्यायिक सक्रियता जो है हमारा जुडिशियल एक्टिविज्म, उसकी पृष्ठभूमि में क्या है या उसकी पृष्ठभूमि कहाँ से बनी है।
तो भारत में जनहितवाद के द्वारा न्यायिक सक्रियता को बढ़ावा मिला है। जो न्यायिक सक्रियता है हमारी, उसको बढ़ावा जनहितवाद या PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के द्वारा न्यायिक सक्रियता को बढ़ावा मिला है। न्यायमूर्ति VR कृष्ण अय्यर और न्यायमूर्ति PN भगवती को जनहितवादों का प्रमुख माना जाता है। भारत में जो जनहितवाद हैं या लोकहितवाद हैं, इनकी शुरुआत करने का श्रेय न्यायमूर्ति VR कृष्ण अय्यर और प्रमुख रूप से जिनका नाम महत्वपूर्ण है उसमें PN भगवती हैं। PN भगवती के अनुसार संविधान ने न्यायपालिका को नागरिकों के अधिकारों का संरक्षक बनाया है, यानी जो नागरिकों के मूल अधिकार दिए गए हैं, संविधान द्वारा न्यायपालिका को उन मूल अधिकारों का संरक्षक बनाया गया है। इसलिए विधि के शासन को सुरक्षित रखने, विधिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए न्यायपालिका को उत्तरदायित्व लेना बहुत ही आवश्यक है और तभी संविधान का जो उद्देश्य है वो पूरा हो सकता है न्यायमूर्ति PN भगवती के अनुसार। PIL क्या है उसके बारे में जान लेते हैं। PIL या जनहितवाद क्या होता है? तो PIL याचिकाओं का विचार सबसे पहले अमेरिका में उत्पन्न हुआ था और PIL का उद्देश्य होता है लोकहित या जन कल्याण या सामाजिक न्याय की प्राप्ति करना। जब किसी व्यक्ति संस्था द्वारा सामाजिक हित तथा सामाजिक समूहों से जुड़े मुद्दे को न्यायपालिका के समक्ष लाया जाता है तो न्यायपालिका उनके कष्टों और समस्याओं को दूर करने के लिए उचित निर्णय देती है, सरकार को उचित निर्देश और आदेश देती है। यही PIL होता है। जनहितवाद की मुख्य विशेषता ये होती है कि यह व्यक्ति से नहीं, ये किसी पर्टिकुलर व्यक्ति से नहीं बल्कि समाज और जनता के एक वर्ग के हितों से जुड़ा होता है, क्योंकि यह लोक कल्याणकारी राज्य को साकार रूप प्रदान करता है। PIL जब किसी सामाजिक संस्था, किसी व्यक्ति या कोई NGO जैसे किसी वर्ग के हितों को ध्यान में रखकर यदि उनके साथ अन्याय हो रहा है तो वो उनके पक्ष में न्यायपालिका में रिट दाखिल करता है, इसे PIL कहा जाता है। PIL का जो मुख्य है या जो इसका मूल सिद्धांत है कि वो किसी व्यक्तिगत हित से संबंधित नहीं होना चाहिए बल्कि उसका व्यापक सामाजिक आर्थिक न्यायिक हित होना चाहिए और एक बड़ा वर्ग उससे संबंधित होना चाहिए, यानी ऐसा वर्ग जो अपने अधिकारों के लिए न लड़ पाता हो और जिसे अपने अधिकारों की पहचान नहीं है, उनके लिए कोई एक संस्था, एक सामाजिक संगठन जब न्यायालय के सामने उनकी समस्याओं को लाता है तो इसे जनहितवाद कहा जाता है। अब आइए जानते हैं न्यायिक सक्रियता के लिए उत्तरदायी कारक कौन कौन से हैं, यानी कौन कौन से कारण या कौन सी परिस्थितियां उत्तरदायी रही हैं जिनके कारण न्यायिक सक्रियता की धारणा पनपी है। तो पहला कारण ये है कार्यपालिका की बढ़ती उदासीनता, स्वेच्छाचारिता या मनमानीपन, अनुशासनहीनता और निष्क्रियता ने न्यायिक सक्रियता को जन्म दिया है। सरकार का जो मुख्य कार्यकारी अंग है कार्यपालिका जब अपने कार्यों में उदासीनता बरतती है, अपने स्वेच्छाचारिता या मनमानापन करती है, उसकी अनुशासनहीनता और निष्क्रियता से न्यायिक सक्रियता की विचारधारा को जन्म दिया है और इसी से न्यायिक सक्रियता को बल भी मिला है। दूसरा कारण है लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा। तो लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा में राज्य का कार्यक्षेत्र बहुत ही व्यापक हो जाता है। इसमें मुख्य मुद्दा लोक कल्याण, जन कल्याण या सामाजिक न्याय की प्राप्ति करना होता है। तो लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा के कारण न्यायपालिका ने खुद अपने लगाए गए बंधनों को शिथिल किया है और व्यापक जनसमूह के हितों की रक्षा करने का निर्णय लिया, इसलिए भी न्यायिक सक्रियता को बल मिला है। इसके अलावा जनता द्वारा न्यायपालिका में अधिक विश्वास जताया जाना भी न्यायिक सक्रियता का महत्वपूर्ण कारण है। ऐसा ये होता है कि जब उन्हें कार्यपालिका से या विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों से कोई विशेष राहत नहीं होती है तो वे न्यायपालिका की शरण लेते हैं। इसके अलावा जो चौथा महत्वपूर्ण कारण है न्यायिक सक्रियता के विकास का, वो ये है कि न्यायपालिका व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का रक्षक होता है और संविधान के संरक्षक होने के नाते न्यायपालिका को यह अधिकार और उसका संवैधानिक दायित्व है
कि वह कार्यकारिणी को आवश्यक आदेश और निर्देश दे। उदाहरण के रूप में हम देख सकते हैं, जैसे हमारे संविधान के अनुच्छेद 21 में जीवन का अधिकार दिया गया है, ये हमें संविधान द्वारा प्रदान किया गया है। लेकिन इसके लिए जो आवश्यक चीज़ें और परिस्थितियां हैं, स्वच्छ वायु, स्वच्छ पेयजल, रहने की उचित व्यवस्था, इन सब की व्यवस्था करना कार्यपालिका की जिम्मेदारी है। तो जीवन के अधिकार से संबंधित जितनी भी चीज़ें हो सकती हैं, हमें अच्छे जीवन के लिए या हमारी जीवन की आवश्यकताएं जो हो सकती हैं, उनके पूरी करने की जिम्मेदारी सरकार की है। अब आइए देखते हैं दोस्तों, न्यायिक सक्रियता के सकारात्मक पक्ष क्या हैं, या न्यायिक सक्रियता के पक्ष में कौन कौन से तर्क दिए जाते हैं कि न्यायिक सक्रियता अच्छी है। अनेक तर्क दिए जाते हैं न्यायिक सक्रियता के पक्ष में। पहला है कि न्यायिक सक्रियता के कारण जो साधनहीन हैं, गरीब हैं और साधारण जनता है, जिनको न्याय तक पहुंच नहीं है, उनके लिए न्याय सर्वसुलभ हो गया है। यानी ये न्यायिक सक्रियता की धारणा ने न्याय आधारित विकास और समानता पर बल दिया है। दूसरा है, लोक कल्याणकारी राज्य के स्वप्न को वास्तविकता का आधार प्रदान करने में न्यायिक सक्रियता ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ये महत्वपूर्ण पक्ष है, क्योंकि लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा जो है, उसको वास्तविकता का आधार लोक कल्याणकारी राज्य में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय और जो स्वतंत्रता होती है, हर प्रकार की स्वतंत्रता, उसको प्रदान किया जाता है जनता को। तो लोक कल्याणकारी राज्य में जो वास्तविकता है न्यायिक, सामाजिक न्याय की, उसे प्राप्त कराने में न्यायिक सक्रियता ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। न्यायिक सक्रियता के पक्ष में जो तीसरा प्रमुख तर्क दिया जाता है, वो ये है कि न्यायिक सक्रियता से विधायिका और कार्यपालिका के उत्तरदायित्व और जवाबदेहिता में वृद्धि हुई है। बहुत ही महत्वपूर्ण है न्यायिक सक्रियता का ये पक्ष, क्योंकि विधायिका और कार्यपालिका को किसी मुद्दे पर जब न्यायालय द्वारा आदेश या निर्देश दिए जाते हैं, तो उससे उनकी कार्यक्षमता, उत्तरदायित्व और जवाबदेहिता में भी वृद्धि हुई है। चौथा महत्वपूर्ण पक्ष में तर्क ये है कि न्यायिक सक्रियता के कारण लोगों का न्यायपालिका में विश्वास बढ़ा है, लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास हुआ है, सामाजिक न्याय और व्यक्तिगत न्याय के स्थान पर सामाजिक न्याय निर्णय का विकास हुआ है। सभी की न्याय तक पहुंच को सुनिश्चित करने के लिए न्यायिक सक्रियता की महती भूमिका है। इसके अलावा न्यायिक सक्रियता से प्रशासन में उत्तरदायित्व और पारदर्शिता की भावना बढ़ी है तथा भ्रष्टाचार को कम करने में मदद मिली है। ये सभी बिंदु न्यायिक सक्रियता के पक्ष में या उसके सकारात्मक पहलू हैं। अब आइए देखते हैं, न्यायिक सक्रियता बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन इसके विपक्ष में कुछ तर्क दिए जाते हैं या न्यायिक सक्रियता के कुछ नकारात्मक पहलू भी हैं। वो कौन कौन से बिंदु हैं, उसके बारे में जानते हैं। पहला बिंदु है, न्यायिक सक्रियता के नाम पर न्यायपालिका कार्यपालिका के क्षेत्र में अतिक्रमण कर रही है। आलोचकों का मानना है कि न्यायिक सक्रियता के नाम पर जो हमारी जुडिशरी है, वो हमारे कार्यपालिका के क्षेत्र में अतिक्रमण कर रही है, जिससे शासन के तीनों अंगों विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में संतुलन समाप्त हो रहा है और उनके बीच टकराव की स्थिति बन रही है। ये महत्वपूर्ण विपक्ष के रूप में ये आलोचना का बिंदु है न्यायिक सक्रियता का, क्योंकि न्यायपालिका को न्याय संबंधी कार्य किए जाने चाहिए और दूसरे विधायिका और कार्यपालिका के क्षेत्रों में हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन न्यायिक सक्रियता सीधे तौर पर कार्यपालिका के क्षेत्र में अतिक्रमण कर रही है, जिससे उनके बीच का संतुलन समाप्त हो रहा है शासन के अंगों का, और उनके बीच टकराव की स्थिति बन रही है। दूसरा विपक्ष में तर्क ये दिया जाता है कि न्यायपालिका ने अधिकारिता की शिथिलता की है और जिसके कारण न्यायपालिका पर मुकदमों का बहुत अधिक भार बढ़ जाएगा। अनेक प्रकार के मुद्दे हैं जिन पे सरकारें कार्रवाई नहीं कर पा रही हैं, वो सारे मुद्दे न्यायपालिका के सामने रखे जाएंगे, जिससे उनके ऊपर मुकदमों का बोझ बढ़ेगा और फालतू टाइप के केस जब न्यायपालिका के सामने आएंगे तो मुख्य मुद्दे जो हैं उनकी अवहेलना होने की संभावना है। इसके अलावा तीसरा बिंदु ये है कि कई बार न्यायपालिका द्वारा सरकार को ऐसे आदेश दिए जाते हैं जिसे तुरंत पूरा कर पाना बहुत ही कठिन होता है। इससे न्यायपालिका के महत्व में कमी आती है और अवमानना की स्थिति बनती है। तो ये जो न्यायपालिका द्वारा दिए जाने वाले अव्यवहारिक निर्णय हैं, वो कहीं न कहीं न्यायपालिका की ही गरिमा को
नीचे करने का वो करते हैं, कार्य करते हैं। कभी कभी नाम और प्रसिद्धि, नेम एंड फेम और लोकप्रियता प्राप्त करने के लिए कि कोई व्यक्ति और संस्थाएं न्यायिक सक्रियता को PIL को माध्यम बनाती हैं, जिससे न्यायपालिका पे अतिरिक्त बोझ बढ़ता है और यदि उनका कार्य पूरा नहीं होता है तो इससे न्यायपालिका की छवि भी खराब होती है। इसके अलावा जो एक महत्वपूर्ण आलोचना का बिंदु ये है कि किसी भी मुद्दे पर जब न्यायपालिका बार बार हस्तक्षेप करती है तो न्यायपालिका के प्रति भी आम जनता का विश्वास घटता है और साथ ही साथ प्रशासन की गुणवत्ता और दक्षता के प्रति भी लोगों का विश्वास कम होता है। तो ये थे न्यायिक सक्रियता के विपक्ष में तर्क। निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं दोस्तों कि न्यायिक सक्रियता अच्छी बात है। इससे सामाजिक न्याय और लोक कल्याणकारी राज्य को वास्तविकता के धरातल पर उतारने में मदद मिली है, लेकिन न्यायिक सक्रियता संविधान द्वारा समर्थित नहीं है। यह न्यायिक अधिकारियों और न्यायाधीशों द्वारा तैयार किया गया उत्पाद है जो कहीं न कहीं व्यक्तिगत मनोभावों और मनोवृत्तियों पर आधारित होता है काफ़ी हद तक, और ये न्यायपालिका को और भी मजबूत बनाता है और उसे अधिक शक्तियां देने का कार्य करता है। यदि न्यायपालिका अति सक्रियता के सरकार के कार्य में बाधा डालती है, विधि निर्माण के कार्य में हस्तक्षेप करती रहेगी, तो इन संस्थाओं का कार्य प्रतिकूल रूप से प्रभावित होगा। यद्यपि न्यायपालिका का कार्य बहुत ही महत्वपूर्ण है कि वो जहाँ पर समाज या एक वंचित वर्गों के साथ अन्याय हो रहा है वहाँ पे वो सक्रिय रूप से सरकारों को निर्देश दे रही है, उन्हें उत्तरदायित्व तो उनका समझा रही है, ये चीज़ें सही है। लेकिन यदि न्यायपालिका अति सक्रियता या ओवर एक्टिव हो जाएगी तो उसके कारण सरकार के कार्य में और विधि निर्माण के कार्य में बहुत ही प्रतिकूल असर इसका पड़ेगा। यह सही है कि लोक कल्याणकारी राज्य में जनता के हित सर्वोपरि होते हैं, लेकिन शासन के तीनों अंगों विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच समन्वय और संतुलन बहुत ही आवश्यक है, और सरकार के अंगों के बीच जो समन्वय और संतुलन है उसके द्वारा सभी कार्यों को बेहतर तरीके से किया जा सकता है। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण ये है कि न्यायिक सक्रियता के स्थान पर न्यायिक अनुशासन का विचार अपनाया जाना चाहिए। सक्रियता अच्छी है, लेकिन अति सक्रियता के अधिक खतरनाक परिणाम हो सकते हैं। और अंत में हम न्यायमूर्ति कृष्ण अय्यर के इस विचार को लिख सकते हैं या हम वहाँ पे उद्धृत कर सकते हैं कि न्यायपालिका को संतुलित दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। किसी भी अंग को, चाहे वो विधायिका हो, कार्यपालिका हो और न्यायपालिका हो, सभी को अपनी सीमा में रहना चाहिए और अपनी सीमाओं में रहकर अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। तभी लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को और भी सटीक और व्यवहारिक बनाया जा सकता है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो न्यायिक सक्रियता। इसमें हमने देखा न्यायिक सक्रियता का अर्थ, इसकी विशेषताएं, इसके पक्ष तथा विपक्ष में प्रमुख तर्क के। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।